साल 2020-2021 में कोविड-19 के रूप में दुनिया ने एक पेंडेमिक को झेला, जिसका दर्द और डर आज भी हमारी यादों में ताज़ा है। आप में से कई ये जानते होंगे कि कोविड-19 पहला पेंडेमिक नहीं है जो ह्यूमन रेस ने झेला, बल्कि हिस्ट्री में ऐसे एपिसोड्स बार बार होते रहे हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हिस्ट्री में रिकॉर्डेड सबसे पहला पेंडेमिक कौन सा है? आइए आज बात करते हैं उस पेंडेमिक की जिसने अपने समय के सबसे शक्तिशाली एम्पायर को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया, जिसमें हुई फैटेलिटीज के सामने कोविड-19 भी बोनस साबित हुआ। इस पेंडेमिक में ह्यूमन हिस्ट्री की दो सबसे खतरनाक बीमारियों ने मिलकर हमला किया था। मॉडर्न साइंटिफिक एनालिसिस इस पेंडेमिक के ओरिजिन को लेकर जो क्लेम करते हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो कौन कौन सी थी बीमारियां और कहां से शुरू हुई थी, आइए जानते हैं। 2nd सेंचुरी एडी में रोमन एम्पायर एक शक्तिशाली और संपन्न साम्राज्य था, अपने समकालीन यानी कॉन्टेम्पररी एम्पायर से काफी आगे। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली इतना एडवांस था कि आज भी दुनिया के बहुत सारे देश इसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि चंद ही सालों में यह एम्पायर बर्बादी की कगार पर आ गया। पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच गया, हर तरफ लाशों के ढेर लग गए, ना खाने के लिए अन्न था, ना पीने के लिए पानी। यह सब किसी वार, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या फ्लड की वजह से नहीं हुआ था। यह सब हुआ था हिस्ट्री में रिकॉर्डेड पहली महामारी यानी पेंडेमिक की वजह से, जिसे आज दुनिया एंटोनाइन प्लेग के नाम से जानती है। यह कहानी एक ऐसी महामारी की है जिसने पूरे रोमन साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। महामारी जिसने अपने पीछे मौत, दुख, डर और बर्बादी का स्याह इतिहास छोड़ दिया। ईयर 165 एडी में रोमन एम्पायर के ईस्टर्न बॉर्डर से किसी अनजान बीमारी की खबरें आ रही थी। वो रीजन जिसे आज नियर ईस्ट के नाम से जाना जाता है, वहां से आने वाले व्यापारी और यात्री एक ऐसी बीमारी का जिक्र कर रहे थे जिसके बारे में किसी ने न पहले कुछ सुना था और न देखा था। नियर ईस्ट वह रीजन है जहां आज के अफगानिस्तान से लेकर लीबिया, नॉर्थ में टर्की और साउथ में अरेबियन पेनिनसुला आता है। इन खबरों के चंद महीने बाद ही यानी ईयर 165 में ही रोम और दूसरे बड़े शहरों में भी इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी पहला केस 165 में ही रोम में रिकॉर्ड किया गया। ईयर 166 के शुरुआती महीनों में रोम में प्लेग के केसेस रिपोर्ट होने लगे थे। नियर ईस्ट की अनजान बीमारी अब रोम के दरवाजे तक आ पहुंची थी। इस समय तक केसेस काफ़ी कम थे और लोग इसे एक आम बुखार ही समझ रहे थे। आम जिंदगी पर इसका कोई खास असर नहीं दिखता था। लेकिन साल 166 के हर गुजरते महीने के साथ ही केसेस भी बढ़ने लगे। प्लेग ना सिर्फ अब रोम में घुस चुका था बल्कि धीरे धीरे अपने पैर भी फैला रहा था। इस बीमारी को लेकर काफ़ी अफवाहें थी और अब लोग किसी अनजान डर और शंका के साए में जी रहे थे। इसी साल यानी 166 एडी में रोम के सबसे फेमस फिजिशियन जिनका नाम गेलेन था, रोम से एशिया माइनर के एक टूर पर थे। उन्होंने खुद इस बीमारी को फैलते हुए देखा और इसको रिकॉर्ड किया। गेलेन ने पाया कि यह बीमारी उन इलाकों में जल्दी फैलती थी जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी। शहरों का पुअर नेबरहुड यानी वह इलाका जहां गरीब वर्ग रहता था, इस बीमारी के फैलने के लिए आइडियल जगह थी। इन्हीं नेबरहुड में रहने वाले लोग अमीरों से लेकर राजमहल तक में नौकरी करने जाते थे और इस बीमारी को शहर के हर कोने तक ले जा रहे थे। 2 साल के अंदर ही यानी ईयर 168 तक प्लेग पूरे रोम में फैल चुका था। बीमारी और उसका डर अब सोसाइटी के सभी सेक्शंस को बराबर इम्पैक्ट कर रहा था। पूरे रोम में मौत अपना तांडव कर रही थी। अमीर, गरीब, बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत सब इसके शिकार बन रहे थे। न किसी डॉक्टर की दवाई काम आती थी, न किसी पुजारी की दुआ। कोई और रास्ता नजर न आते हुए अब लोग शहर छोड़कर दूर दराज गांवों का रुख कर रहे थे और जो शहर में बच गए थे उन्होंने डर की वजह से घरों से निकलना बंद कर दिया था। इसी साल रोमन एम्पायर के एम्परर और को एम्परर ने गेलेन को बुलाया। जी हाँ, उस समय रोमन एम्पायर में 2 एम्परर्स थे। यह भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका जिक्र हम फिर कभी करेंगे। गेलेन को जिम्मेदारी दी गई कि इस बीमारी के बारे में स्टडी करे और पॉसिबल इलाज के बारे में एम्परर्स को जल्द से जल्द बताए। इसके लिए गेलेन ने अपना सारा ध्यान रोमन आर्मी पर लगाया जो उस वक्त इस बीमारी से जूझ रही थी। अपने एनालिसिस के दौरान गेलेन ने काफ़ी डिटेल्ड अकाउंट लिखे। आगे चलकर यही रिकॉर्ड्स हिस्टोरियन के काफ़ी काम आए क्योंकि यह रिकॉर्ड्स बीमारी की इंटेंसिटी और उसके डायग्नोसिस समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। पर गेलेन के एनालिसिस सिर्फ प्लेग की तरफ ही इशारा नहीं कर रहे थे। वहाँ ऐसा कुछ और भी दिखाई पड़ता था जो डॉक्टर्स को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था। ईयर 169 एडी इस बीमारी का पीक था और इसी साल रोमन एम्पायर के को एम्परर लूसियस वेरस भी इस बीमारी का शिकार हुए। हालांकि उनके अंतिम दिनों का रिकॉर्ड जो अवेलेबल है वो सिर्फ प्लेग की तरफ इशारा नहीं करता। इस वक्त तक रोम के कई हिस्से पूरी तरह सुनसान हो चुके थे। बहुत से लोग मारे गए थे और बचे हुए लोग भाग गए थे। सड़कों पर, घरों में और हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज के ढेर लग गए थे। कोई भी इन डेड बॉडीज को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे पर उन्हें ना तो बीमारी की समझ थी और ना ट्रीटमेंट का कोई तरीका मालूम था।
ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि सभी लोगों के सिम्टम्स एक जैसे नहीं दिखते थे। गेलेन ने भी अपने अकाउंट्स में लिखा कि सिम्टम्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तरह के सिम्टम्स तो उन्हें पता थे, पर दूसरी तरह के सिम्टम्स उनके लिए पूरी तरह नए थे। व्यापारियों ने रोम और दूसरे शहरों में आना और ट्रेड करना बंद कर दिया था। खेतों में खड़ी तैयार फसलों को काटने वाला कोई नहीं था। इन सालों के बारे में रोमन्स कहते थे कि ये वो समय था जब ऑलिव से ऑयल निकालने वाला भी कोई नहीं था। ये सीधा सीधा बताने के लिए काफी था कि किस तरह बड़े स्केल पर वर्कफोर्स की शॉर्टेज हो गई थी। रोमन आर्मी भी काफी वीक पड़ गई थी, पर ऐसा कहा जाता है कि यह वक्त इतना डरावना था कि दुश्मन भी रोम आकर लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि रोम की कंडीशन की न्यूज दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। इसके कुछ सालों बाद ईयर 172 एडी तक रोम का हर प्रोविंस इस बीमारी की चपेट में था। हालांकि रोम की कंडीशन पहले से काफी अच्छी थी, क्योंकि आज ऐसा माना जाता है कि उस समय हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी। आने वाले कुछ सालों में रोम में जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गई, पर इस बीमारी का सबसे बुरा असर एग्रीकल्चर यानी खेती और व्यापार यानी ट्रेड पर पड़ा। प्लेग के बाद जब लाइफ नॉर्मल हुई तो नए चैलेंजेस उठ खड़े हुए। बाजारों में चीजें कम थी और उनकी डिमांड ज्यादा थी। इस सिचुएशन ने इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर दिया। प्लेग के बाद भुखमरी और वाटर बॉर्न डिसीजेज यानी पीने के पानी से होने वाली बीमारियों की वजह से भी काफी जानी गई। भुखमरी की वजह थी महंगाई और बहुत कम एग्रीकल्चर आउटपुट, पर वाटर बॉर्न डिसीजेज फैली क्योंकि डेड बॉडीज खुले में सड़ रही थी। ऐसा माना जाता है कि एम्पायर की लगभग 10 से 12% पॉपुलेशन इस पेंडेमिक में मारी गई। सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से टूट गया था। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए थे। वो रोमन एम्पायर जो कभी अपने डेकोरम और एटिकेट्स के लिए फेमस था, वहां पर लूटपाट, चीना झपटी, हत्या और आपस में लड़ाइयां आम बात हो गई थी। हालांकि कुछ सालों में कंडीशन काफी नॉर्मल हो गई थी, पर फिर भी रोमन एम्पायर अपनी पहले वाली ग्लोरी कभी वापस हासिल नहीं कर पाया और साल 330 एडी तक आते आते अपने पुराने स्वरूप से पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद का रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है। इस बात को लेकर हिस्टोरियंस में आज भी डिबेट है कि ये डाउनफॉल प्लेग की वजह से हुआ था या प्लेग बहुत सारे रीजंस में से बस एक था। जेनेटिक एविडेंसेस के नए एनालिसिस ये बताते हैं कि उस पेंडेमिक में अकेला प्लेग ही शामिल नहीं था, बल्कि स्मॉल पॉक्स ने भी बड़ी संख्या में लोगों की जानें ली। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत के सालों में सिर्फ प्लेग ने ही आतंक मचाया और स्मॉल पॉक्स काफी बाद में यानी ईयर 168 और 169 में ही फैलना शुरू हुआ। ये डेट्स इसलिए भी क्रेडिबल लगती हैं क्योंकि गैलन के रिकॉर्डेड अकाउंट्स में जो सिम्टम्स डिस्क्राइब किए गए हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। एक कैटेगरी जिसका गैलन को पता था, यानी उन्होंने पहले ऐसे सिम्टम्स देखे थे जो कि स्मॉल पॉक्स के थे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स का यूरोप में रेगुलर आउटब्रेक होता रहता था। पर दूसरी कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स जो कि नई थी वो प्लेग से रिलेटेड थी। ये यूरोप का प्लेग से पहला आमना सामना था। पर अगर स्मॉल पॉक्स के आउटब्रेक्स इतने रेगुलर थे तो 168-169 का स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक इतना जानलेवा क्यों साबित हुआ? ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे भी प्लेग ही एक वजह थी। जो लोग प्लेग से बच गए थे वो फिजिकली काफ़ी वीक थे और उनका इम्यूनिटी काफ़ी कम थी। साथ ही खाने की कमी और प्रॉपर केयर के एब्सेंस में इस बार का स्मॉल पॉक्स ज़्यादा डेडली साबित हुआ। इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। हिस्टोरिकल रिटर्न अकाउंट से बताते हैं कि सबसे पहले इस बीमारी की खबरें नॉर्थ ईस्ट रीजन से आनी शुरू हुई थी, जो आज के अफगानिस्तान से लेकर लीबिया तक फैला हुआ है। पर एग्जैक्टली किस रीजन से इस बीमारी की शुरुआत हुई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। बहुत लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि मेसोपोटामिया यानी आज का इराक इसका बर्थ प्लेस था, पर नए एनालिसिस अब किसी और दूसरी दिशा में ही इशारा करते हैं। फेमस हिस्टोरियन राफे डी क्रिस्पिनियन ने चाइनीज एंशिएंट लिटरेचर और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन रिकॉर्ड के बेस पर यह क्लेम किया कि चाइना के ईस्टर्न हान एम्पायर में ईयर 151, 161, 171, 173, 179, 182 और 185 में प्लेग के आउटब्रेक हुए थे। क्रिस्पिनिया का मानना है कि इन्हीं में से किसी आउटब्रेक के समय ये वायरस चाइना से निकलकर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग रूट्स यानी व्यापार मार्गों तक पहुंचा। ये वही व्यापार मार्ग है जो बाद में सिल्क रूट्स कहलाए। ये ट्रेडिंग रूट नियर ईस्ट रीजन का ही हिस्सा थे, जहां से सबसे पहले इस बीमारी की खबरें आनी शुरू हुई थी। इन खबरों को लाने वाले भी ट्रेडर्स यानी व्यापारी ही थे। रॉल मैकलॉकलिन जो कि एक हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, साथ ही रोमन एम्पायर और सिल्क रूट्स की हिस्ट्री में एक्सपर्टीज रखते हैं, उन्होंने दावा किया कि रोमन रिप्रेजेंटेटिव्स हान एम्पायर के दरबार में रेगुलर विजिटर थे। अपनी बुक्स रोम एंड डिस्टेंट ईस्ट, ट्रेड रूट टू एंशिएंट लैंड्स ऑफ अरेबिया, इंडिया एंड चाइना और द रोमन एम्पायर एंड द सिल्क रूट्स में दावा करते हैं कि प्लेग के शुरुआती सालों में भी ऐसे विजिट हुए थे। एक ऐसे ही विजिट का जिक्र साल 166 एडी में भी मिलता है। हालांकि इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि इसकी शुरुआत चाइना से ही हुई थी, पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसी तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी फाइनल ना करते हुए डिसीजन आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। चाहे इस बीमारी का ओरिजिन जो भी रहा हो, पर इसने जो विनाश किया वह बहुत भयंकर था।
कोविड के बाद शायद हम लोग रोमन्स की कंडीशन को बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देना ज़रूरी है कि प्लेग का फैटेलिटी रेट कोविड से लगभग दुगुना था। फैटेलिटी रेट का मतलब होता है किसी बीमारी से मृत्यु होने की संभावना। इस पैंडेमिक का असर न सिर्फ रोमन एम्पायर की इकोनॉमी पर था, बल्कि इसने इंडिया और चाइना के बिजनेस को भी इम्पैक्ट किया था, क्योंकि उस समय के 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, इंडिया, चाइना और रोमन एम्पायर। इस एपिडेमिक का असर आर्ट और खासकर उस वक्त की पेंटिंग्स पर देखा जा सकता है। मृत्यु को एक कैरेक्टर की शक्ल में दिखाना, काले कपड़ों में स्याह चरित्र आदि एंटोनाइन प्लेग के बाद से ही शुरू हुए थे। अपनी डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग की वजह से इस प्लेग को प्लेग ऑफ गैलन भी कहा जाता है। अगर गैलन के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते तो आज एंटोनाइन प्लेग का इतना डिटेल्ड एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं था। पर इस सबसे ऊपर ये इंसान की सफरिंग, स्ट्रगल और सक्सेस की एक कहानी है। उन अनगिनत कहानियों में से एक जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, वो कहानियाँ जो इस ह्यूमन रेस ने झेली और अंत में उससे जीत कर निकली। थैंक यू।